हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो हमने पढ़ा था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट थी हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। एंड इम्पॉर्टेंट वुमेन्स जिनका रोल रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एंड वो पार्ट भी रही हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनके भी नाम मैंने आपको बता दिए थे, जैसे जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, रेणुका रावी, इन सब का नाम आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके फीचर्स क्या है। पहले फीचर है इसका लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ही लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम भी इसमें है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 to 18, ओके। तो 14 से 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। देन आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेकुलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, सो इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड इमरजेंसी प्रोविजन है, 3 टायर गवर्नमेंट भी है। ये हमारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन आगे मूव करते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओरिजिनल, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था उस टाइम उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स थे। तो आपको ये याद रखना है, टोटल 395 आर्टिकल्स थे जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था। 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था एंड तब इसमें 8 शेड्यूल्स थे। तो 8 शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट्स। और ये केम इनटू फोर्स यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था एंड 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो अभी काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी जुड़ चुके हैं, जैसे कि अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है रिलेटेड टू अमेंडमेंट वो है 368। आर्टिकल 368 जो है वो रिलेट करता है अमेंडमेंट से। देन सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। सो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं, जैसे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जो था वो ब्रिटेन यानी कि यूके में किसने दिया था, A.V. डाइसी ने दिया था। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ऐसे पूछा जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो किसने दिया है, वो A.V. डाइसी ने दिया है। तो हमने उस ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर का प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स का प्रोसीजर, प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। जो ये चीज़ें ये हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। एयरलाइन से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की इलेक्शन मेथड क्या होगा प्रेसिडेंट का। देन मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं जो लोकसभा एंड राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, एयरलैंड से लिया है। देन आ जाता है यूएसए, हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है वो हमने लिया यूएस से। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड प्रीएम्बल हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। देन कनाडा से हमने लिया है फेडरल सिस्टम, रेजिडरी पावर्स, सेंटर की जो रेजिडरी पावर्स होती है वो, एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमने लिया है। तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं इनको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जो हमने DPSPA यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो कौन सी कंट्री से लिया है, या फिर आपको रूल ऑफ लॉ के बारे में भी पूछते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो दिया किसने है, मैंने अभी आपको बताया A.V. डाइसी ने दिया है, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड ये पहला जो था प्रोसेस था जो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो फर्स्ट प्रोसेस था वो यहीं से शुरू हुआ है। देन जब हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, अगर हम इसका स्टार्टिंग से पढ़ें तो आपने एक एक्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जो कि है मॉन्टेग रिफॉर्म्स एक्ट। तो 1919 जो मॉन्टेग रिफॉर्म्स एक्ट है
उसको जो हम लेके आते हैं, सबसे पहला वो था जब भारत को यानी कि इंडिया को बोला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप लोग अपना जो है एक फेडरेशन यानी कि आप लोग अपना एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बना सकते हो, क्योंकि जो इंडिया है वो हमेशा से डिमांड करता था कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमें अपना संविधान बनाना है खुद से। तो जब ब्रिटिशर्स ने मॉन्टेग एक्ट लाया 1919 में, उसमें बोला गया कि आप अपना जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बना सकते हो, ठीक है। तो जो 11 कॉलोनीज थी जिनके नाम आपको मैंने बताया था, वो 11 कॉलोनीज जो थी वो चाहती थी कि हमें क्या मिले, हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जितने भी रूल्स लॉस हैं उस स्टेट के वो खुद बना सके, ओके। तो वो हमें पूरी ऑटोनॉमी दे दे कि हम अपने स्टेट के लॉज रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बना सके। तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो कॉलोनीज चाहती थी। बट क्या होता है, जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं वो इसको करने से मना कर देती है, ठीक है। 1919 में जो एक्ट आया था उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, 11 कॉलोनीज मान गई, बट जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? बिकॉज जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास एक अधिकार था, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सुज़रैनिटी। इसका मतलब होता है कि उनके पास क्या है, लिमिटेड ऑटोनॉमी है। क्या है? लिमिटेड ऑटोनॉमी है। तो वो बोलते थे कि लिमिटेड ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जैसे मैं कहीं की राजा हूँ या कोई भी हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी जो मेरा राज्य है यानी कि जो मेरा किंगडम है उसके आसपास का जितना भी एरिया है उस पे मैं अपने जो रूल्स या लॉज हों उनको लागू करवा सकती हूँ। जब प्रिंसली स्टेट ये बोलने लगे कि हमें कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास इतनी पावर्स हैं, हम अपने आसपास का जितना भी एरिया है उसमें हम अपने रूल्स रेगुलेशन लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रिंसली स्टेट ने इसको लाने से यानी कि वो फेडरेशन लाने से उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही गांधी जी आते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1914 में इंडिया आते हैं, तो गांधी जी फेडरेशन के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, पब्लिक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें भी क्या चाहिए, फेडरेशन चाहिए अपनी कंट्री के लिए। बट मेन रीज़न क्या होता है, कौन नहीं मान रहा होता? जो प्रिंसली स्टेट्स होती है। प्रिंसली स्टेट्स क्यों नहीं मान रही होती है? क्योंकि उनके पास क्या होता है, लिमिटेड ऑटोनॉमी होता है। सो 1919 का जो भी चीज़ें थी, ठीक है, तो मेन चीज़ ये था 1919 एक्ट तो आया बट उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं दिया, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स यानी कि सेंटर को पावर, स्टेट को पावर, ये सब जो पावर डिवाइड की थी ये उन्होंने नहीं दी थी। उन्होंने इसके बदले क्या दिया था, डायरकी दिया था, ठीक है, डायरची दिया था। तो डायरची का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम पावर जो है वो किसके हाथ में होगी, वो वाइसराय के हाथ में ज़्यादा पावर होगी, उसमें स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होगा। तो इसी वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने मना किया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम जो एक्ट ऑफ 1919 को मान लेते हैं, अगर हमें फेडरेशन चाहिए तो सबसे ज़्यादा पावर तो वाइसराय के हाथ में होगी, यानी कि वो हमारे किंगडम के ऊपर आके भी अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। इसीलिए इस चीज़ को उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो अब डायरकी भी आ गया। इस वजह से जो हमारा एक्ट ऑफ 1919 था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें ऑटोनॉमी फुल तो नहीं मिली। इन्होंने हमें बाइकैमरलिज्म की जगह क्या दे दिया, इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ बाइकैमरलिज्म की जगह दिया काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि उन्होंने हमें दिया सिर्फ और सिर्फ जैसे कि अभी है अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, राज्यसभा, इन्होंने हमें दिया काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्ट ऑफ 1919 था वो ख़त्म हो गया। तो एक्ट ऑफ 1919 जैसे ही ख़त्म हुआ, बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स ने कोई बात नहीं मानी, डायरकी सिस्टम इन्होंने इम्पोज किया जो हमें चाहिए नहीं था, तो इस वजह से एक मूवमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद जो गांधी जी ने लाई थी वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक्ट ऑफ 1919 का ही एक हम बोलेंगे कि उसका ही एक उसी से इन्फ्लुएंस हुआ है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि उसी के खिलाफ जाके 1919 एक्ट के खिलाफ जाके ही नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट थी वो गांधी जी के द्वारा इंडिया में लाई गई थी। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, देन उसके बाद इसी को एक्ट ऑफ 1919 को रिवाइज करने के लिए एक कमीशन बिठाई गई जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन बिठाई गई, ठीक है। 1927 से लेके 1930 तक के कमीशन बिठाई गई ताकि हम जो एक्ट ऑफ 1919 है उसे रिवाइज कर सके। उस कमीशन को बोला गया साइमन कमीशन।
साइमन कमीशन में अगर आपने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं थे, तो सब ने बोला था कि साइमन गो बैक। बट साइमन कमीशन में एक दो चीज़ें और हुई थी, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, जो उसमें साइमन कमीशन के बाद साइमन कमीशन ने क्या किया था, डिस्कस किया था अबाउट एक्ट ऑफ 1919 को। 1919 का जो एक्ट था, जो कि प्रिंसली स्टेट्स ने नहीं माना, जो कि लागू नहीं हो पाया, उसको रिवाइज किया था साइमन कमीशन में। ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट को पास किया। वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट को क्या किया, पास किया। और फाइनली जो वाइट पेपर कॉन्फ्रेंस हुआ, वाइट पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था, वो कौन सा एक्ट बन के आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सो 1919 एक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया, उसका मेन मोटिव यही था कि जो 1935 जो एक्ट है उसके बेस ही 1990 से ही आई है। बिकॉज 1919 में ही जो थी फेडरेशन की बात की थी, जो वो चाहते थे कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले, बट जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी वो नहीं मानती थी कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले, हमारे पास जितनी ऑटोनॉमी है हमें वही सही है, बिकॉज हमें जो वाइसराय है उसका फुल कंट्रोल हमारी जो किंगडम है उस पर नहीं चाहिए। तो साइमन कमीशन आया 1927 से 30 तक। तो इसमें क्या बात किया गया, इसमें इसी 1919 एक्ट को ही और अच्छे तरीके से रिवाइज किया, अच्छे से उसके बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो जैसे ही डिस्कशन किया, फिर फाइनली एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया, जो कि क्या होता है, जो होता है एक्ट ऑफ 1935। अब 1935 एक्ट आया, ठीक है। तो 1935 क्या एम था, मेन जो 1935 एक्ट का एम था, उनको क्या करना था, फेडरेशन लाना था इंडिया में, और एक चीज़ और लानी थी जिसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मेन एम यही था, आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन एम ऑफ द एक्ट ऑफ 1939 दैट इज फेडरेशन लाना है एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाना है। सो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था, इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप इसको याद रखिएगा। इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था, एक्ट ऑफ 1935, बिकॉज 1947 से लेके हम डे बैक टू 1950 तक अगर हम जाते हैं, जो बीच वाला पीरियड है 1947 से 50 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एक्ट एज द इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ें क्या थी, 1935 एक्ट में क्या लाया था, फेडरल लिस्ट जो अभी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो बोला जाता था। तो फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी एंड कॉन्करेंट लिस्ट थी। तो ये तीन चीज़ें लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। डायरकी को इबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स थी, सो ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है ये एक्ट ऑफ 1919 में नहीं थी, तो यही डिवीजन ऑफ पावर्स हमें चाहिए थी इंस्टेड ऑफ डायरकी। तो डायरकी को एबॉलिश कर दिया था 1935 एक्ट में ही। और क्या किया था, पावर को सेंट्रलाइज किया था। देखिए आपको अगर मैंने पढ़ाया तो आपको एक चीज़ याद ही होगी कि 1773 से अगर जो हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, तो 1773 से लेके 1935 आते आते जो 1773 में पावर सेंट्रलाइज थी, यानी कि सिर्फ सेंटर के पास पावर आ रही थी, तब 1935 आते आते सारी पावर डिसेंट्रलाइज्ड होने लगी, बिकॉज डिवीजन ऑफ पावर होने लगा फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के द्वारा ही। ओके तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें एबॉलिश हुई है, जैसे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की है, ठीक है। उसके बाद भी जो प्रिंसली स्टेट थी वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती है। प्रिंसली स्टेट इस चीज़ पे भी एग्री नहीं करती है, वो नहीं चाहती है कि हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो पावर है वो रुक जाए। सो एक्ट ऑफ 1935 में क्या हुआ था, इंडियन कौंसिल एक्ट जो चल रहे थे जैसे 1861 का, इन सबको क्या किया था, एबॉलिश कर दिया गया था। जैसे डायरकी को भी एबॉलिश किया था, इंडियन कौंसिल एक्ट को भी एबॉलिश किया था। और एक और चीज़ ये थी जिसको बोलते हैं हम लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि 10% ऑफ पॉपुलेशन जो वोटिंग है वो दिया था। ओके उसके बाद BR अम्बेडकर ने हमेशा से एक चीज़ की बात की है जिसे बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, ठीक है। और इसके बाद फिर भी जैसे कि एक्ट ऑफ 1919 फेल हुआ था फेडरलिज्म बनाने के लिए, सेम इन द केस विद 1935 इट ऑल्सो फेल्ड
टू फॉर्म ए फेडरेशन बिकॉज कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इसको ज्वाइन नहीं कर रही थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट हमेशा से इसको ज्वाइन नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो उनको पता था कि हमारे पास क्या है, सुजरैनिटी है, डैट इज़ हमारे पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है। हम अपने स्टेट को जो है, अपने जो आसपास का एरिया है, जो हमारा किंगडम है, उसके अंदर हम अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद से बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो 1935 एक्ट हो या 1919 एक्ट हो, इसको जो है ज्वाइन नहीं किया था। अब हम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पढ़ते हैं, इसमें जो हमने चीज़ें ली हैं जितनी भी, ये सब हमने जब 1935 हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें ली हैं और ये सब 1935 एक्ट में ही आती हैं। जैसे फेडरल स्कीम भी आई थी, इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसमें से आते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बिकॉज 1935 एक्ट है जो कि हमें फेडरल स्कीम के बारे में यानी फेडरेशन के बारे में बताता है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, परमानेंट बॉडी बनाई दी गई थी, ठीक है। 260 मेंबर्स, 56 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थे, 101 जो थे वो प्रिंसली इंडियन स्टेट्स के थे। इसके बाद जो हमारा ये कंप्लीट होता है, आपको अच्छे से याद रखना है, होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा कि 1919 एक्ट क्या था, 1935 एक्ट क्या था, फीचर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से लिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई है रशिया से, जर्मनी से लिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो आपको इन सब के आर्टिकल्स भी याद रखने हैं अच्छे से। देन आ जाता है हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स के आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं, जैसे कि फर्स्ट रहा है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, एंड उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, एंड उसके बाद आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। तो ये आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, आपको इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है, जो हमने फर्स्ट पढ़ा वो था प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट था। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक है मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो, इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे प्री पॉलिटिकल सिस्टम की, जब जम्मू एंड कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट होने से पहले, पूरा इंडिया का इंडिपेंडेंट होने से पहले जो भी उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो कैसा था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किन रूलर्स के द्वारा कैसा कैसा चल रहा था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पोस्ट वाला पार्ट लेके आएंगे। पहले तो आज हम सिर्फ प्री पढ़ेंगे, देन हम पोस्ट वाला पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। अब हम उसके बाद हम पॉलिटिकल पार्टीज जो आई हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके बाद हम उनका एरा पढ़ेंगे टिल नाउ अभी तक क्या क्या चल रहा है। आज हमारा जो है प्री पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले कि आपको मैं एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो ये मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, तो ये इसको दो हिस्सों में मैंने आपको बता दिया कि दो हिस्सों में पढ़ना है, पहले प्री पॉलिटिकल सिस्टम देन पोस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें ही आपका ये सब कवर हो जाएगा अच्छे से। तो आज हमारा प्री पॉलिटिकल सिस्टम है। तो प्री पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले तो सेल डीड ऑफ कश्मीर, वो आपको याद ही होगा 1846 में हुई थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो डोगरा रूलर थे वो कौन थे? गुलाब सिंह। उनका टाइम पीरियड याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1846 से लेके 1857 तक। इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था रेवेन्यू और पॉलिटिकल सिस्टम को, इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था। राशनिंग सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु इंट्रोड्यूस राशनिंग सिस्टम? वो इंट्रोड्यूस किया था गुलाब सिंह के द्वारा। बेगार सिस्टम को इन्होंने रिफॉर्म किया था। रिफॉर्म होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेगार सिस्टम यानी कि इसको बोलते हैं फोर्स लेबर। फोर्स लेबर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो थे अवंती वर्मन। अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अवंती वर्मन जो है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं।
काराकोटा डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, मीर डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं? इन्होंने क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था बेगार सिस्टम को, डेट इज फोर्स लेबर। इन्होंने क्या फाउंड किया था? धर्मास ट्रस्ट और टेम्पल्स बनाए थे बहुत सारे श्रीनगर में। 1856 में गुलाब सिंह ने अपने सन रणबीर सिंह को रूलर बना दिया था, ठीक है, 1856 में। देन उसके बाद आ जाते हैं रणबीर सिंह। इन्होंने क्या किया है? संस्कृत और पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाए हैं। लॉ कमेंस सबसे पहले इन्होंने किया था। तो सबसे पहले लॉ कमेंस्ड यानी कि लॉ जो जम्मू एंड कश्मीर में आया था वो किसने लाया था? वो रणबीर सिंह ने ही लाया था, जिसको हम आरपीसी यानी कि रणबीर पीनल कोड भी बोलते हैं। अभी तो ये मतलब चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया आईपीसी इंडियन पीनल कोड से, बट उससे पहले जैसे ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं हुआ था उससे पहले क्या होता था? आरपीसी होता था, रणबीर पीनल कोड। रणबीर पीनल कोड जो है वो क्या है? क्रिमिनल कोड एप्लीकेशन है, रेस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया था। आरपीसी इनके टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम के लिए कोर्ट बनाए थे जिनको सदर कोर्ट्स बोला जाता था, सदर अदालत। एक उन्होंने श्रीनगर में बनाई थी और एक इन्होंने जम्मू में बनाई थी। इन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, उसमें से रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि जम्मू में है वो इन्होंने ही बनाया था। महाराजा रणबीर सिंह जो है वो 1885 तक इनकी जो थे इनकी मौत हो गई थी। देन आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट रूलर पे जो कि हैं प्रताप सिंह। इनका टाइम पीरियड है 1885 से 1927 तक। अब देखिए सीक्वेंस, अवंती वर्मन ने इंट्रोड्यूस किया बेगार सिस्टम को, गुलाब सिंह ने बेगार सिस्टम यानी कि फोर्स लेबर को क्या किया? रिफॉर्म किया, यानी कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाई। बट प्रताप सिंह ने क्या किया? बेगार सिस्टम को एबॉलिश ही कर दिया। तो आपको इसको याद रखना है कि बेगार सिस्टम को एबॉलिश किसने किया था? तो वो थे प्रताप सिंह। सियालकोट जम्मू रेलवे लिंक लाइनिंग जो जम्मू के साथ बनाई थी वो इन्होंने ही इनॉग्रेट की थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से कि इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम पीरियड में जो मोहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 1907 में बना था। हाउस बोट जो है वो भी इनके टाइम पीरियड में ही बनी थी। डिग्री कॉलेज बने थे श्रीनगर में और 1905 में, एंड जम्मू में कब बने थे? 1907 में। देन हरी सिंह, इन्होंने एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था 1929 में, याद रखिएगा। एंड JNK बैंक भी इनके टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में। कंपलसरी एजुकेशन एक्ट इन्होंने ही पास किया था। इन्होंने बोला था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशंस मिलेगी, प्राइमरी एजुकेशंस मिलेगी। इन्होंने लॉज बनाए थे ताकि जो चाइल्ड मैरिड हो इन्हें बंद किया जा सके, और सारे जो वर्शिप प्लेसेस हैं उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिए थे ताकि कोई भी रिलीजन का भी कोई भी बायसनेस नहीं थी। देन 2 अक्टूबर 1947 में हरी सिंह ने एक 26 अक्टूबर है यहाँ पे, ये 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरी सिंह ने एक एसेशन साइन किया जिससे कि जो JNK है वो किसका पार्ट बन गया था? वो इंडिया का पार्ट बन गया था, और उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और उन्होंने अपने जो उनका बेटा था उसको एक रेजेंट बना दिया था यहाँ का, और उसके बाद ये बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में ही जाके इनकी मौत हो गई थी। सो आपको इसमें इतना याद रखना है। तो ये है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया था 26 अक्टूबर 1947 में। ओके, सो ये है सेल डीड ऑफ ये है 24 अक्टूबर 1947 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और ये है महाराजा हरी सिंह जिन्होंने इसको साइन किया था। अब इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है एंड जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट कैसे बना वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना है उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आपको होपफुली ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड बाय बाय।